हाँ, तो देखिए देखिए जितने बच्चे देखिए कक्षा 8 के हैं, आज हम बात कर रहे हैं अपनी विज्ञान भारती की थर्ड की। और आज देखिए हमारा अध्याय है 13 और जिस अध्याय का नाम है विद्युत धारा। देखिए आज हम ये समझेंगे कि विद्युत धारा क्या है। इस अध्याय के अंदर में जितना लिखा गया है केवल उतनी ही बात करेंगे, उससे हम एक्स्ट्रा ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कुछ हमें ऐसा दिख रहा है हमारे हिसाब से, तब हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि आज के अध्याय को हम शुरुआत करते हैं और हम आज इसमें विद्युत धारा को पढ़ेंगे। देखिए हम सबसे पहले ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर कि देखिए शब्द लिखा हुआ है विद्युत धारा। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा है एक विद्युत, एक है धारा। अगर हम दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं विद्युत धारा। तो हम इन शब्दों को थोड़ा अलग अलग करके समझते हैं। विद्युत का मतलब होता है बिजली। आपने देखा विद्युत का मतलब क्या है? बिजली। जैसे कि ये बिजली आपको दिखाई दे रही है, ये है बिजली। तो विद्युत का मतलब होता है बिजली और धारा, धारा का मतलब होता है फ्लो यानी कि बहना। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बहना। तो हम बहना, तो यहाँ पर क्या चीज़ बह रही है? बिजली। तो कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर चल रही है, मतलब जा रही है, बह रही है, जिसे हम कहते हैं बिजली। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम बात करें विद्युत धारा की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बिजली का बहाव। ठीक, तो आपने लट्ठे देखे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े लट्ठों में देखिए ये तार है। तो हम तारों में देखिए हम आसानी से दिखाई दे सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये देखो बिजली जा रही है, ये देखो दलिए आपको, देखो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, ये देखो चमक रही है, ये देखो बिजली। तो इसका मतलब ये है कि हम आज विद्युत धारा जो हमारा अध्याय, आज हम उसमें ये पढ़ेंगे कि बिजली का बहाव, कि आखिर में बिजली कैसे चलती है, बिजली कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर वो चीज़ ट्रांसफर होती है। तो हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बिजली की अगर हम बात करते हैं, आज ऐसा कोई मुझे लगता है व्यक्ति शायद नहीं होगा, केवल जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं, मैं उनकी तो कह नहीं सकता। बाकी आज के समय पर उन सारे लोगों की मैं बात ये कह सकता हूँ कि शायद ही ऐसा कोई होगा जो बिजली से रूबरू न हो। तो देखिए आज के समय की बात करें तो देखिए आज के समय, ठीक, अगर हम बात करते हैं आज के समय की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आज के समय पे, तो देखिए आज के समय विद्युत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आज अगर हम मानव की बात करें, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी मानव की बात करें, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है बिजली। क्योंकि आज हम सोना है तो पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, गर्मियों में एसी चलाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए हम बात कर सकते हैं बिजली से, हमें देखो टीवी देखना है, हमें बिजली से देखिए अपना लैपटॉप चलाना है, बिजली से हमें बहुत सारे पानी भी आज समरसीबल हैं, जो नलकूप हैं, उनसे पानी भी आज सारा सारा बिजली से होता है। तो बिजली आज हमारे मनोरंजन का हिस्सा बन चुकी है। मेरा मतलब कि अगर बिजली नहीं है तो हम किसी भी चीज़ का मनोरंजन नहीं कर सकते। आज अपने मोबाइल को भी हमें चार्ज करना है तो हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है, हमें टीवी देखना है तो हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है, आज हमें गाने सुनने हैं तो हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं बिजली क्या है, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसके बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आज के समय पे अगर हम बात करें तो व्यक्ति की अगर बिजली की बात करते हैं तो बिजली उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है कि उसे देखिए बिजली अवश्य चाहिए। देखिए विद्युत ने हमारे बहुत से कार्यों को आसान बनाया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम आज के समय पे बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिजली जो है उसने हमारे बहुत से काम ऐसे, उस कामों को उसने क्या किया है, आसान भी बनाया है। ठीक है, क्यों? एक तो देखिए जब सूर्य छिप जाता है, जब सूर्य छिप जाता है तो हमें प्रकाश विद्युत से ही प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कि शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, सूर्य छिप गया, तो अब हमें घर में कुछ काम करना है, घर में हमें पढ़ना है, घर में हमें खाना बनाना है,
घर में हमें बिस्तर साफ करना है, घर में हमें इधर से उधर सारी चीज़ की सेटिंग करनी है, हमारे गेस्ट लोग आ गए, तो हम ये कह सकते हैं हमारी बिजली ज़रूरत है, तो हमें उस समय बिजली की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमें क्या है, तो इन सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें बिजली से अपने घर के अंदर बहुत सारा प्रकाश मिल रहा है, रोशनी मिल रही है, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो हम ये भी कह सकते हैं, बात है अगर मान लीजिए किसी प्रकार से बिजली नहीं है तो हमें एक तरह की नीरस सी हो जाती है हमारी ज़िंदगी। ठीक है, तो बिजली आने से हमें बहुत सारी वो मिलती है। आप देखिए फसलों में अगर सिंचाई करनी है तो देखिए बड़े बड़े जो जल पंप हैं इनको भी विद्युत से ही चलाया जाता है। बहुत बड़े बड़े जल पंप हैं, 100 बीघा 50 बीघा या जितनी भी बहुत सारी खेती हैं, तो सारी खेतों में हमें कहीं ना कहीं देखिए उस खेती की सिंचाई करनी, तो सिंचाई करने के लिए हमें क्या करना जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आज हम कह सकते हैं अगर हमें सिंचाई की जरूरत पड़ रही तो सिंचाई के लिए भी हमें विद्युत की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए शहरों में कारखानों को चलाने के लिए अगर हम शहरों की अगर बात करते हैं तो हम देखिए यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए शहर की बात करें तो शहरों में देखो बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, तो साथ बड़े बड़े कारखानों को चलाने के लिए विद्युत का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज बहुत सारे घरेलू कार्य जैसे मान लीजिए मिक्सी है या मेरा हीटर है, ठीक है, उसके अलावा देखिए प्रेस है, हमारी फ्रिज है, एसी है, टीवी है। ठीक है, तो आदि के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि हमें कहीं न कहीं पर हमें इन सारी चीज़ों की बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बिजली भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। तो हम देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ चल रही है तो ये सब किससे चल रही है, एक ऊर्जा से चल रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। भाई ऊर्जा एनर्जी है, जब तो पंखा चल रहा है, मेरी मिक्सी चल रही है, मेरा लैपटॉप चल रहा है, मेरा टीवी चल रही है, ठीक, मेरा कूलर चल रहा है, मेरा एसी चल रहा है, मेरा फ्रिज चल रहा है, मेरी समरसेबल चल रही है, सारी चीज चल रही है। तो उसका मतलब क्या, वो एक ऊर्जा है, ठीक, जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करती है। तो ये इस प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करती है, फ्लो करती है। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का ही रूप है विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कहीं ना कहीं फ्लो करती है। ठीक है, अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो दैनिक जीवन में अगर उपयोग की बात करें, जैसे मान लीजिए बल्ब है, ठीक, उसके अलावा देखिए पंखा है, मेरी टीवी है, मेरा हीटर है, ये सब दैनिक जीवन की चीज़ें हैं। जैसे फ्रिज है, प्रेस है, आदि को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। टीवी हमें देखने की जरूरत पड़ रही है, हमें पंखा चलाना है कुछ, तो इन सारी चीज़ को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, बताइए। ठीक, तो हमें इन सारी चीज़ को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विद्युत क्या है, भाई एक प्रकार की एनर्जी है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जैसे, तो उसे मान लीजिए मैं अब जाड़े का समय आ गया, ठीक है, तो जाड़े में देखिए आप हीटर चला सकते हैं, गर्मियाँ में पंखा चला सकता हूँ। अब मेरे घर को जैसे ही सूर्य छिपता है तो घर को एक अच्छा लुक देने के लिए, एक अच्छी चीज़ काम करने के लिए हम उसे अच्छी तरह से मान सकते हैं कि हमें सारी चीज़ दिखाने के लिए हमें यहाँ पर लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ क्या है, एक प्रकार की विद्युत का एनर्जी जो हमारे जीवन में उजाला करती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दूसरी बातों में कि विद्युत धारा, यानी कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा, तो आवेशित कणों के प्रभाव को कैसे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को कह सकते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स का अगर हम मैं बात करूं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक, जो क्या है चार्ज पार्टिकल्स, तो चार्ज पार्टिकल्स का यहाँ पर क्या हो रहा, फ्लो का मतलब प्रवाह हो रहा है, जा रही है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई इंसुलेशन है, इंसुलेशन का मतलब कोई रबड़ चढ़ी हुई है, और रबड़ के अंदर मेरे पास ये एक क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब कोई भी ऐसी चीज एलिमेंट है, मतलब ये एल्युमिनियम का हो सकता है, या तो एल्युमिनियम का हो सकता है, या हम कॉपर का ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आयरन का ले सकते हैं, हम एल्युमिनियम की जगह हम एजी का भी ले सकते चांदी। तो ये सारी चीज बात करें, मान लीजिए कि एल्युमिनियम का मैंने तार लिया तो एल्युमिनियम के तार की बात करते हैं तो एल्युमिनियम क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम क्या है,
एल्युमिनियम क्या है, एक बिजली की अच्छी चालक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एल्युमिनियम एक बिजली की अच्छी चालक है, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या होता है, एक स्थान से यहाँ से बिजली और मेरी इस स्थान, मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दूंगा, मान लीजिए मेरा लंबा तार है यहाँ पर ऐसे, वो इधर से बिजली है, अब मैं इसे यहाँ पर जोड़ दूंगा, थोड़ी यहाँ पर हल्की हल्की मेरी इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ से यहाँ पर जाने लगेगी, अब इलेक्ट्रिसिटी इधर जाने लगेगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाने लगी, इधर, इधर जाने लगी। तो किसी विद्युत कंडक्टर या एक स्टैंड के माध्यम से, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक, पहली बात को समझिए, आवेशित कण का क्या हो रहा है, फ्लो। तो चार्ज पार्टिकल्स जो है वो, ये चार्ज पार्टिकल्स कैसे जा रहे हैं, किसी कंडक्ट के माध्यम से, ठीक। चाहे तो वो एल्युमिनियम का तार हो सकता है, चाहे वो कॉपर का तार हो सकता है, ठीक, चाहे वो लोहे का तार हो सकता है, ये सारी चीजों में का बिजली चल सकती है आसानी से, या आप चांदी का तार हो सकता है। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि इन सारी चीजों के अंतर क्या है, आसानी से बिजली का प्रवाह होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे चांदी का तार हुआ, जैसे कॉपर का तार हुआ, जैसे लोहे का तार हुआ, जैसे एल्युमिनियम का तार, इन सारे तारों के अंदर में क्या मिलते हैं, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर विद्युत वाले ये चार्ज पार्टिकल्स क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जा सकते, ठीक। ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर हायर लेवल में पहुंच जाएगा। अब अगली सी बात हमें यह समझने के आखिर में विद्युत धारा क्या है, अगली बात को हम और समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा की, विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी कि सीधी भाषा में कही तो इलेक्ट्रिक करंट, झटका लगाता है, हम उसी की बात करें, करंट की, विद्युत करंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, चालक का मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई वायर है मेरे पास, ये है मेरे पास एक वायर, ठीक, तार है। तो विद्युत आवेश की प्रवाह, तो यहाँ पर मुझे इस तार में ये देखना है कि जो विद्युत का आवेश है, आवेश का मतलब कि क्या है, इसमें चार्ज, जो बिजली का जो चार्ज है उसमें प्रवाह की दर कितनी दर से, स्पीड से जा रहा है, मतलब कितनी दर से जा रहा है, ठीक है। तो उस प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर क्या हुआ, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, या हम विद्युत आवेश कह सकते हैं जिसका मात्रा क्या है, Q, में विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, मतलब दर का मतलब होता है वो किस समय से भाग रहा है, कितना समय लग रहा है उसे जाने में, यहां से यहां तक करंट को जाने में, मेरा मतलब है कि चार्ज पार्टिकल्स को जाने में कितना समय लग रहा है, उसकी दर को, ठीक, उसी हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो देखिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वैसे विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका मात्रक क्या, एम्पियर, ठीक। इसका मात्रक नाम आंद्रे मैरी एम्पियर, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी जिसका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, वर्क करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने नाम पर ही, ठीक है, आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर ही, ठीक है, आंद्रे मैरी एम्पियर जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उनके नाम पर ही इसका नाम धारा का क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या रखा गया, एम्पियर। अब देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर में क्या होता है, कूलम बटे समय, ठीक है। कूलम किसका मात्रक है, आवेश का, देखिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड, ठीक। तो समय का मात्रक क्या है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर कूलम बटे सेकंड, यानी कि I बराबर Q/T, ठीक। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक। तो विद्युत धारा की दिशा की अगर बात करें तो धन आवेश गति की ओर चलती है। तो अभी देखिए, अब विद्युत धारा की बात करते हैं तो देखिए अभी हम बताएंगे वो धन आवेश का मतलब आएगा, जैसे मान लीजिए ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव न्यूट्रल, तो यहां से इधर की तरफ ये करेगी गति, ठीक, इधर की तरफ ये करेगी गति। तो विद्युत धारा की दिशा क्या है, धन आवेश की ओर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम समझते हैं, मान लीजिए कि यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश है,
अगर कोई चालक है, चालक का मतलब कोई वायर है, ठीक है, ऐसे करके वायर, हम इसकी बात करें, कोई चालक में 1 कूलम आवेश, आवेश कितना है 1 कूलम, 1 सेकंड में, अब दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो उसमें बहने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर होगी, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है 1 कूलम, फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकंड, इट वुड बी इक्वल टू द 1 एम्पियर। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर कोई मेरे पास मान लीजिए चालक है, ये है हमारे पास चालक, ठीक है, इस चालक के अंदर में जो आवेश है वो कितना है 1 कूलम, ठीक, 1 कूलम आवेश है, वो 1 सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाहित कितना हो रहा है 1 सेकंड, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसमें जो धारा है वो कितनी होगी 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ 1 कूलम बटे 1 सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर के, तो कितना होता है 1 एम्पियर के। अर्थात कोई मेरे पास चालक है, उस चालक में 1 कूलम आवेश है और जो 1 सेकंड की दर से चल रहा है, तो उसकी विद्युत धारा कितनी होगी 1 एम्पियर होगी। अब देखिए आवेश क्या है, आवेश जिसे हम कहते हैं चार्ज, आवेश क्या है, ठीक है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं पदार्थ का वह गुण जो विद्युत परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है आवेश कहलाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी गुण है किसी पदार्थ का, जैसे मान लीजिए आपने वो देखिए एबोनाइट की छड़ मान लीजिए ली और मैं ऐसे करके बालों से रगड़ने लगा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं पर चार्ज आ जाएगा। चार्ज का मतलब इसमें हल्का सा ऐसा वेव है, यानी चार्ज पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे, अर्थात इसमें कुछ विद्युतीय गुण आ जाएंगे, ठीक है। तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत जैसी परिघटनाओं को क्रिएट कर सके, जो विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज को क्या है एकदम क्रिएट कर सके, उसकी घटना को बना सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं आवेश। भाई उसी को क्या कहेंगे हम आवेश कहेंगे। मान लीजिए एबोनाइट की छड़ को बताया ऐसे रगड़ दे, तो हमने देखा एबोनाइट की छड़ को हम रगड़ते हैं तो हमें वहां पर कहीं के चार्ज पार्टिकल्स आ जाता है, ठीक है। तो देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फेनोमेना इज कॉल्ड चार्ज, हम उसे क्या कहते हैं चार्ज। अब अगर हम बात करते हैं आवेश की यानी कि चार्ज की, तो आवेश की हम बात करते हैं, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, क्या होता है हमारा कूलम। अब आवेश 2 प्रकार के हो सकते हैं भाई, चार्ज पार्टिकल्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, ये तो प्लस चार्ज पार्टिकल्स हो सकता है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो सकता है। अब ये 2 प्रकार के धन आवेशित कण, यानी कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ये हो गया पहले जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इज डिनोटेड बाय प्लस, और ऋण आवेशित कण, ऋण आवेशित का मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इज डिनोटेड बाय माइनस। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स यानी कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेशित कण, एक ऋण आवेशित कण। अब देखिए धन आवेशित कण कौन से होते हैं, देखिए धन आवेशित कण जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स नहीं लेकर कोई बन, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि कोई मेरे पास पदार्थ है, पहले थोड़ी बात को कंसेप्ट कीजिए, और पिछली क्लास में मैंने परमाणु की संरचना या बहुत सारी चीज मैंने पढ़ाई, वहां पर मैंने सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से वीडियो में क्लियर किया है, ठीक। देखिए मान लीजिए कोई पदार्थ है, पदार्थ को हमें मानते हैं कि पदार्थ किससे बना है, परमाणु से मिलकर के। अब परमाणु के अंदर में हमें देखो 3 चीज देखने के लिए मिलती हैं, एक तो मुझे मिलता है प्रोटॉन, एक मिलता है मुझे न्यूट्रॉन, और एक मिलता है मुझे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सब वो होते हैं जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मुझे इसके मध्य में मिलते हैं न्यूक्लियस में, जिसपे हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है आवेश। अगर मान लीजिए किसी एटम के अंदर में जितने प्रोटॉन होंगे, मान लीजिए प्रोटॉन है मेरे पास 3, ठीक, तो वहां पर मैं कह सकता हूं 3 ही मेरे पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई ऐसा, मान लीजिए कोई ऐसा मेरे पास प्रोटॉन है, उसके पास
प्रोटॉन्स हो, मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल एटम है, इस एटम की बात करता हूँ, तो एटम की हम बात करते हैं तो एटम के अंदर देखिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स, पहले बात समझिए, एटम के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, मेरा मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होगा उतना ही प्रोटॉन पर होता है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास -4, और यहाँ पर प्रोटॉन्स भी हैं मेरे पास +4, ठीक। इसका मतलब बराबर है। अगर किसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाए -3 और प्रोटॉन्स हो जाए +4, तो हम ये कह सकते हैं उस प्रोटॉन्स की यहाँ पर उस परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या अधिक है, क्योंकि 4 हैं तो वहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या अधिक है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। तो जहाँ प्रोटॉन्स की संख्या अधिक है तो वो वैसे भी क्या हो जाएगा, धन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर धनावेश का अधिक है। इसी बात को थोड़ा कंसेप्ट लगाइए, हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है। जब किसी पदार्थ का जो परमाणु होता है उस परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या अधिक हो, अर्थात पॉजिटिव आयंस की संख्या अधिक है, हमें कह सकते हैं पॉजिटिव चीज क्या है, पॉजिटिव आयंस की संख्या अधिक है और नेगेटिव आयंस की संख्या कम है, तो हम कहेंगे वो चीज क्या है, धन आवेशित कण है, अर्थात ये धन आवेशित कण है। अगर ऋण आवेशित कण का मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वहां कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या मुझे अधिक मिलेगी। मान लीजिए कोई एटम है, कोई है मेरे पास परमाणु, ठीक। उस परमाणु में प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, बट यहाँ पर प्रोटॉन क्या है +5 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है -8, ठीक। अब ये समझिए, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे प्रोटॉन्स की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, अर्थात हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से अधिक है, अर्थात नेगेटिव की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अधिक होंगे, तो हम यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक है। अब देखिए आगे और समझिए, देखिए जब किसी धन आवेशित तार को ऋण आवेशित तार के साथ में जोड़ा जाता, मान लीजिए कि मेरे पास ये है धन आवेशित तार, जिसे मैं लाल तार कहता हूं, लाल तार, ठीक। घर में जब बिजली जाती है या बैटरी हो कहीं पर, अगर पॉजिटिव है तो हम उसे लाल से ही क्या करते हैं, सिंबल, ठीक है। और नेगेटिव से काला ले सकते हो आप, नीला ले सकते हो आप, हरा मतलब काला ले सकते हो आप, नीला भी ले सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने ले रखा क्या है, नेगेटिव वाला तार, ठीक। ये है ऋण आवेशित तार। अब इस तार को और इस तार को दोनों को मैं पास लेकर के आकर के जोड़ने की कोशिश करूंगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं धन आवेशित तार को ऋण आवेशित तार के साथ में जब जोड़ेंगे तो जो ऋण आवेशित कण हैं, तो ये वाले जो कण हैं, ये देखो ऋण आवेशित जो कण हैं वो हमेशा धन आवेशित कण की ओर गति करेंगे, हमेशा वो इसकी तरफ, अब इसकी तरफ गति करेंगे, ठीक, ऐसी गति करेंगे। देखिए जो SCERT की लाइन में लिखा हुआ है उसको समझाने की मैंने इस पावर पॉइंट से पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये है हमारे पास एक नेगेटिव तार, ऋण आवेशित तार है, ठीक है। यानी कि हम ये से मान सकते हैं इसके अंदर में न्यूट्रल करंट आता है, यहाँ पर किसी प्रकार का मुझे करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर करंट देखने के लिए मिलता है तो केवल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव वो होता है जहाँ पर क्या हुआ, इसे मेंस तार बोलते हैं, ठीक है, मेंस तार, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ नेगेटिव ऋण की तरफ से धन की तरफ क्या जा रही है, बिजली, ठीक है। तो ऋण आवेशित तार से धन आवेशित तार की ओर क्या मेरा करंट बहता, तो अब करंट मेरा यहाँ से इधर की साइड में बहेगा ऐसे, ठीक है। मेरे पास एक तार ये था और दूसरा तार मेरे पास ये था, ठीक, ये था। तो अगर मान लीजिए मैं इस तार को लेकर यहाँ पर लेकर के मैं एक यहाँ पर बल्ब लगा देता हूँ, तो ये वाले करंट इधर की साइड पे ऐसे भागेंगे और ये बल्ब जलने लगेगा। अब ये करंट इधर भागने लगा ऐसे करके, ठीक, धनावेशित की ओर भागता है। जैसे आइए समझते हैं
किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सके। मान लो कोई भी चालक है, किसी चालक को घर पर अगर हम बहुत तेज घिसते रहें तो हम यह कह सकते हैं हम उसे चार्ज दे सकते हैं। तो मैंने अभी देखो बताया, तो मैं क्या, मान लीजिए इधर है मेरे पास ऋण आवेशित, तो इधर से, और ये है हमारे पास धन आवेशित, ठीक। तो मेरे पास हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को गति करेंगे, इधर गति करेंगे, ठीक, ऐसे गति करेंगे इधर की साइड पर, इलेक्ट्रॉन्स इधर गति करेंगे धन की तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादातर धन की तरफ क्या करेंगे, वो गति करते हैं। अब विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है भाई? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दिष्ट धारा जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक। दिष्ट धारा को हम देख सकते हैं आसानी से, दिष्ट धारा हमें सेल में या बैटरी में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जिसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे घर पर भेजा जाता है, ठीक है। तो हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा का मतलब वही डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा का मतलब डीसी करंट। तो देखिए वह धारा जो अपनी दिशा नहीं बदलती है, जिसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है, दिष्ट धारा कहलाती है। दैट करंट विच डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन विच कैन बी इजीली स्टोर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि वह धारा जो अपनी दिशा नहीं बदलती है, पहले इसका मतलब समझते हैं। अब ऐसा करंट जिस करंट को मैं किसी भी कॉपर का तार है या एल्युमिनियम का तार है, मैं वहां पर उस करंट को प्रवाहित करूंगा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो उस करंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ मूव नहीं कर सकते, वो एक ही दिशा में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो वो अपनी दिशा नहीं बदल सकते क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में मिलेंगे देखने के लिए मुझे, किसी एक कंडक्टर में। कंडक्टर क्या हो सकता है मेरा, एल्युमिनियम का तार हो सकता है, कॉपर का तार हो सकता है, लोहे का तार हो सकता है, चांदी का तार हो सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ मूव नहीं कर रहे हैं इस करंट में। और ये करंट ऐसा होता है जिसे हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। भाई हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, तो इसीलिए तो मैं अपने लैपटॉप को चार्ज कर लेता हूं और 2-3 घंटे तक खूब आराम से काम कर सकता हूं। इस डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए तो उसकी बैटरी मेरे मोबाइल में पड़ी है जो आराम से 10 घंटे चल रही है। घर पर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, स्कूल में बैठ के बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। और तो मोबाइल क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने उस करंट को उस बैटरी में स्टोर कर रखा है। जैसे चलाए आज बहुत सारी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी बहुत सारी चल रही है, इलेक्ट्रिक चल रही है ना स्कूटी, वो क्यों चलेंगी, क्योंकि डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं और उसे स्टोर करके एक लिमिटेड समय तक हम उसका यूज कर सकते हैं। इसी वजह से मैं उस करंट को स्टोर कर सकता हूं। तो अपनी जेब में मोबाइल रख के घूम सकते हैं, पावर बैटरी रख के घूम सकते हैं, लैपटॉप को अपने बैग के अंदर डाल सकते हैं। आप सारी चीज को हम देखिए चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे ले जा सकते हैं। तो मान लीजिए इस बैटरी को मैं चार्ज कर सकूं, मोबाइल के अंदर मेरे काम करेगी इन सारी चीज को। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डीसी करंट वो होता है जिसे हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा की बात करूं, अगर हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट वो होता है जो बहुत खतरनाक होता है। हमारे लग गया तो हम मर जाएंगे। हम उसे स्टोर कर सकते, बिल्कुल नहीं स्टोर नहीं कर सकते हम उसे। तो देखिए वह धारा जो समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है और इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब वह धारा, वह करंट जो समय समय पर अपनी दिशा डायरेक्शन को चेंज करता है, अर्थात ऐसा करंट जिसके अंतर्गत जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ मूव कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करेंगे, वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि वो जो होती है अपनी दिशा चेंज करती रहती है, उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। एसी करंट को हम कभी स्टोर नहीं कर सकते, हम केवल डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं, और डीसी करंट को ही हम एसी करंट में इन्वर्टर के द्वारा चेंज करके अपना पंखा चला सकते हैं, बट एसी करंट हम कहीं पर भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इज कॉल्ड अल्टरनेट करंट। मान लीजिए कि कोई हीटर है, एसी करंट से चल रहा है, मेरा मतलब अल्टरनेट करंट से चल रहा है। मिक्सी है, अल्टरनेट करंट से चल रही है। अब अल्टरनेट करंट कहाँ से आ रहा है प्यारे बच्चों? इन बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से आ रहा है। यहाँ देखिए, हमारे घर के सामने, हमारे घर के पास, मोहल्ले में, गली में और भी नुक्कड़ पे आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं, और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि इससे सावधान रहें, ये खतरा है, क्योंकि अगर हमारा हाथ इसके पास पहुंच गया या हमारा कोई शरीर का अंग इसके पास पहुंच गया तो डेफिनेटली हमारा अंतिम संस्कार वहीं पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट करंट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खतरे वाला है। बल्कि डीसी करंट हमारे लिए खतरे वाला नहीं है। खतरे वाला नहीं है तभी तो वो स्टोर हो जा सकता है, तभी तो मैं मोबाइल को अपनी पेंट के जेब में रख के घूम रहे हैं। क्यों? तभी तो लैपटॉप को बैग के अंदर, तभी तो लैपटॉप को हम अपने बैग के अंदर रख करके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि डीसी करंट हमारे लिए इतना नुकसानदायक नहीं है। अब देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करें तो देखिए, हम इसका उपयोग मिक्सी में कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, उसके अलावा फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, टीवी और भी बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का उपकरण में हम इसका प्रयोग करते हैं एसी करंट का। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो एसी करंट का कुछ ज़्यादा ही उपयोग हो रहा है। अब विद्युत धारा के स्रोत की बात करते हैं। अगर हम बात करें विद्युत धारा के स्रोत की तो एक तो देखिए विद्युत सेल होता है, एक होता है विद्युत जनरेटर यानी कि जनरेटर। ये विद्युत धारा के स्रोत है, यहाँ से विद्युत धारा हमको मिल सकती है। हमें विद्युत सेल से भी धारा मिलेगी, करंट मिलेगा। उसके अलावा जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर से भी मुझे करंट मिल जाएगा। अगर हम विद्युत सेल की बात करें अगर हम विद्युत सेल की बात करें, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। तो विद्युत सेल क्या है? कोई भी मेरे पास केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को, मतलब केमिकल एनर्जी का मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल हैं, उस केमिकल से वो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी से क्या कर रहा है, वो उसे विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास सेल, तो ये एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या हो रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ठीक। तो ये होता है, इसको मैं टॉर्च में लगा दूंगा तो कन्वर्ट कर रहा है विद्युत ऊर्जा में, और मेरा बल्ब जल करके क्या, इसे प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विद्युत सेल की अगर हम संरचना की बात करें तो विद्युत सेल की जो रचना एवं कार्यविधि क्या है, देखिए विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो विद्युत सेल में देखिए ये है मेरे पास दो अलग अलग प्रकार की छड़ें, ठीक है। ये हैं देखिए अलग अलग प्रकार की दो छड़ें, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। ये कोई बर्तन है, बर्तन में ये देखिए लिक्विड द्रव भरा हुआ है, अपघट्य भरा हुआ है, ठीक है, इसमें डूबे रहते हैं। इस द्रव को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अपघट्य व बर्तनों का उपयोग किया जाता है। अब मैं अलग अलग प्रकार के सेल बना सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार के सेल बनाऊंगा तो मैं अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, अलग ही एक प्रकार का मैं उसमें वैद्युत अपघट्य भरूंगा अर्थात इलेक्ट्रोलाइट भरूंगा, ठीक है। अब सेल को अलग अलग प्रकार के बनाते हैं, इसलिए हम अलग अलग भरते हैं। देखिए
उस चीज को फिर समझिए यहाँ पर। जब दो इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत अपघट्य में डूबा जाता है, मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड्स है, एक इलेक्ट्रोड से है एक इलेक्ट्रोड, इसे किसी विद्युत अपघट्य मैंने यहाँ पर डुबा दिया, तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश, तो एक इलेक्ट्रोड इसके ऊपर देखिए ऋण आवेश और दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आवेश, तो इस पर मुझे धन आवेश आवंटित होने लगते हैं, तो इसे दबा देंगे तो इस पर एकत्रित होने, जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होते हैं उसे हम कहते हैं कैथोड। ये है तो हम इसे कहेंगे कैथोड। इस पर ऋण आवेश आ रहे हैं और इस पर धन आवेश आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश संचित का मतलब होता है इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक, तो हम उसे एनोड कहते हैं या एनोड कहलाता है। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, अब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ देंगे, ये है तारक तार, ठीक, ऐसे जोड़ा जाता है, तो उसमें आवेश प्रवाहित होने लगते हैं जिससे तार में विद्युत धारा बने, तो यहां पर क्या होगा आवेश बहने लगेंगे, ठीक है। जब आवेश बहेंगे तो हम कह सकते हैं उसमें विद्युत धारा बहने लगेगी, ठीक है। जब तक विद्युत अपघटन से आवेश इलेक्ट्रॉनों को मिलते रहते हैं, तार में आवेशों का प्रवाह होता रहता है और विद्युत धारा प्राप्त होती है। देखिए जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस पानी के अंदर में डूबे रहेंगे, ठीक है, और इसमें जो मौजूद जो विद्युत अपघट्य है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये है विद्युत अपघट्य जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसी न किसी केमिकल का बना होता है, जब तक वो है तब तक हम कह सकते हैं इन इलेक्ट्रोड्स पर आवेश आते रहेंगे और हमें क्या है तार में जो आवेश का पार्टिकल्स हैं वो क्या है एक दूसरे मतलब मूव करते रहेंगे, और जब मूव करेंगे तो हम कह सकते हैं हमें बिजली मिल रही है। अगर हम विद्युत सेल की बात करें तो ये हमें दो प्रकार के देखते हैं, एक तो हमें देखने के लिए मिलता है प्राइमरी, एक तो हमें देखने का मिलेगा प्राइमरी, और दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है द्वितीयक जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक। तो दो प्राइमरी सेल देखते हैं हम किसे कहेंगे और सेकेंडरी सेल किसे कहेंगे। अब देखते हैं प्राइमरी सेल। अगर मैं प्राइमरी सेल की अगर हम बात करें तो हम यहां पर ये कह सकते हैं अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें लाइट प्राइमरी सेल, ठीक, प्राइमरी सेल की बात तो प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, मतलब उन सेलों को कह सकते हैं जिसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। कहते नहीं कि अब बैटरी मेरी खत्म हो गई तो इसे हम चार्ज कर लें, चार्ज हम उसे कर सकते हैं द्वितीयक सेल को, प्राइमरी सेल को चार्ज का मतलब क्या है, जैसे कहते हैं मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई इसे चार्ज करो, चार्ज का मतलब क्या है उससे आवेशित कर लो, अर्थात उसके अंदर में जितने आवेश आ जाएंगे यानी कि वो आवेश आ जाएंगे वो आवेश क्या होंगे हमें विद्युत धारा बनाएंगे। तो ऐसे सेल जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक, जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे मान लीजिए वो होता नहीं घड़ी वाला सेल, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो लेकिन मोबाइल की बैटरी की बात करें तो मोबाइल की बैटरी तो खूब चलती रहती है, वो सेकेंडरी सेल में आती है, उसे हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे सेल की बात करें जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते। अगर किसी के अंदर करंट है सेल के अंदर तो हम ये कह सकते हैं ये सेल चार्ज है। चार्ज का मतलब इसके अंदर में चार्ज पार्टिकल्स हैं, अर्थात वो चार्ज पार्टिकल्स क्या बनाएंगे करंट बनाएंगे। देखिए इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती हैं और इनका आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होता है। तो यहाँ पर होने वाली जो एक्टिविटी है केमिकल एक्टिविटी वो कैसी है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमण मतलब एक ही दिशा में होने वाली है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लैकलांसी सेल, बोल्टी सेल, शुष्क सेल, बटन सेल। अब देखिए हम इस यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है हमारे पास लैकलांसी सेल। लैकलांसी सेल में देखिए एक तो मेरे पास कार्बन की छड़ होती है, दूसरी हमारे पास जस्ते की छड़
और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो इस जगह पर जो पीला पीला पोर्शन है यहाँ पर NH4Cl, ठीक है, यहाँ पर NH4Cl का विलयन है और यहाँ पर ये सरंध है और इस जगह पर हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूड़ होता है, ठीक। तो उसकी इस प्रकार की बनावट होती है लेकरांसी सेल की जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते। दूसरा देखिए हमारे पास एक और है इसी का उदाहरण जिसका नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल की बात करें तो ये एक बर्तन होता है, लेकिन इस वाली लेयर की हम बात करें ये, तो ये एक तांबे का बर्तन है। जैसे कि ये मैंने इसको यहाँ पर दिखाया, जैसे ये ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर एक तांबे का पोर्शन होता है, ठीक है। हल्का गंधक का अम्ल इसके अंदर भरा होगा और यहाँ पर मुझे देखने ये कॉपर सल्फेट का विलेन मिल जाएगा। तो ये है मेरे पास डैनियल सेल। तो ये वो सेल हैं जिसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं और हम इसे एक बार हमारे पास बन करके कंपनी से आ गया तो हम केवल इसे एक ही बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लिया घड़ी का सेल होता, जैसे मान ये घड़ी पहने हो तो उस घड़ी के अंदर भी सेल पड़ा हुआ है, तो वो सेल जब खत्म हो जाता है, इसकी एक अवधि है कि 1 साल तक चलेगा सेल या 1.5 साल तक चलेगा सेल या 6 महीने चलेगा सेल। उसके बाद उस सेल को फेंक दिया जाता है। फेंक दिया जाता है मतलब क्या है, वो अनुत्क्रमणीय, उसे एक बार यूज किया दोबारा वो यूज में नहीं हो सकता है। तो घड़ियों के सेल हैं या इस प्रकार के सेल हैं जो एक बार इन्हें चार्ज कर लो, चार्ज करने के बाद वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने चलेंगे, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद तो ऐसे सेलों को हम कहते हैं प्राथमिक सेल। जैसे कि शुष्क सेल, ये वाला सेल जैसे कि शुष्क सेल होता है ये वाला है। देखो घड़ियों के लिए हम रिमोट के लिए सेल डालते हैं, तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने चलने के बाद हम उस सेल को क्या करेंगे, फेंक देंगे। यूज एंड थ्रो, केवल प्रयोग करो और उसे फेंक दो। तो ऐसे सेलों की बात करें, ये सेल सब क्या है, हमारे प्राथमिक सेल हैं। ये सब क्या है, हमारे प्राथमिक सेल है और ये एक ही बार यूजेबल है, ठीक है। इसकी हमारी ये आंतरिक संरचना दे रखी है, ठीक है। दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें हम आसानी से चार्ज किया सकते हैं। देखिए वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। आवेश का मतलब क्या है, चार्ज। तो हम इसे चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकता हूँ, जैसे मेरी इन्वर्टर की बैटरी है मैं उसे चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा सेल जिसे हम चार्ज करें, जैसे कार की बैटरी है, जैसे बहुत सारी कार आ गई ना, कार की बैटरी हैं, स्कूटी की बैटरियां हैं, ये सारी बैटरियां क्या चार्ज होती रहती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब हम इसे क्या कर सकते हैं, चार्ज का मतलब है कि इस पर हम आवेश लगा रहे हैं, ठीक, आवेश करें, ठीक। वो आवेश क्या है, बाद में जब हम कोई तार जोड़ते हैं तो वो आवेश करंट बना देता है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे सेल का हम आवेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी मान ली मोबाइल की बैटरी है, उसे हम प्लग लगा देंगे जाकर के मोबाइल को। मेरा मोबाइल मतलब चार्ज था, अब खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई, उसे चार्ज करेंगे, उसे बिजली के अंदर लगा देंगे, प्लग लगा देंगे और पिन लगा देंगे। तो हम देखते रहते हैं, वो घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में चार्ज हो जाता है। हम कहते हैं चार्ज हो गया, अर्थात यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स आ गए, स्टोर हो गए। अब वो चार्ज पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिस में, ठीक है। तो जिससे हम क्या कहते हैं, सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा, अब जैसे यूज में लाएंगे तैसे ही पहले विद्युत ऊर्जा को उसने रासायनिक ऊर्जा में बदला। अब वो सेल क्या करेगा, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जैसे मान इन्वर्टर है, इन्वर्टर कहते हैं अरे भैया बिजली नहीं आई 3 घंटे 4 घंटे से, अब मेरा इन्वर्टर गया। इन्वर्टर से हम देखते हैं कि इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी हो वो बैटरी क्या हुई, खत्म हो गई, अब इन्वर्टर डाउन हो गया। जैसे ही लाइट आएगी तैसे ही वो इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। चार्ज करेगा मतलब विद्युत ऊर्जा को हम यहाँ पर कह सकते हैं, वो विद्युत ऊर्जा को अब केमिकल ऊर्जा में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। जैसे ही लाइट चली जाएगी अब वो केमिकल ऊर्जा जो है, एनर्जी है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पहले हम उसे चार्ज कर रहे हैं, अर्थात हम उसे केमिकल एनर्जी ने चार्ज पार्टिकल्स दे रहे हैं बैटरी के अंदर में। जैसे ही लाइट जाएगी वही चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और वो कन्वर्ट होता है, इस क्रिया को सेल का हम निरावेशन कहते हैं। चूंकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचायक सेल भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी विद्युत ऊर्जा है, उस विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में संचित कर रहे हैं। तो पहले मैंने विद्युत ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया। संचित का मतलब स्टोर कर लिया मैंने। जितनी कैपेसिटी थी बैटरी की 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में इलेक्ट्रॉन्स लेने की, उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स लिए। लाइट चली गई, अब वही इलेक्ट्रॉन्स उसे क्या करेंगे, जो केमिकल एनर्जी के रूप में मैंने स्टोर की थी, अब वही इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। जिसका देखिए एक उदाहरण है सीसा संचायक सेल, यानी कि ये बैटरी, ठीक। तो इस बैटरी को देखिए, इसमें लेड पेरोक्साइड की देखिए होती है, दूसरी मेरे पास यहाँ पर ये लेड होगी और इसमें गंधक का अम्ल भरा होता है। तो ये इस प्रकार का सेल है जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। प्राथमिक सेल की अगर बात करते तो इनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेल इनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आंतरिक का मतलब इनके अंदर का प्रतिरोध बहुत कम होगा, ठीक है। इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि प्राथमिक सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक सेल को इसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं जब तक इसकी लाइफ रहेगी तब तक, ठीक है। इसका उपयोग घड़ी में, टॉर्च में, रिमोट में आदि में कर सकते हैं, जबकि इसका उपयोग हम देखिए कार में कर सकते हैं, ट्रक में कर सकते हैं, इन्वर्टर आदि में प्रयोग किया जाता है द्वितीयक सेल का। अब देखते हैं जनरेटर क्या। स्क्रीन पर दिखाई कि ये इस संरचना को गौर से देखिए, चित्र को, इमेज को, ये क्या है मेरी जनरेटर, और इसे हम कहते हैं डायनामा। ये डायनामा देखिए यहाँ पर ये कसा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये है डायनामा। इस डायनामा में ये इसको हम घुमाएंगे बहुत तेज स्पीड से, तो ये क्या करेगा, करंट बनाता है, ठीक है। तो इसे घुमाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रॉली कस दी है, इसमें तेल डालूंगा मैं, तो ये इसे घुमाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली बनेगी। तो जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक का मतलब होता है अच्छी तरह से मैकेनिकल ऊर्जा। इसे मैं घुमाऊंगा, पहले इसे घुमाऊंगा, पहले इसे काम करूँ, बहुत तेज घुमाऊंगा। घुमाने का मतलब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा। इससे मैं ऐसे घुमाऊंगा बहुत स्पीड से। अब जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी स्पीड से वो क्या बनाएगा, बिजली। यानी कि घुमाने से वो क्या बना रहा है, बिजली। तो हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी से वो विद्युत ऊर्जा बना रहा है। तो यहाँ पर जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी मतलब एक गतिज ऊर्जा। बहुत जितनी स्पीड से मैं इस पहिए को गति दूंगा, ये पहिया दिख रहा है, ये पहिया, इस पहिए को मैं जितनी गति से घुमाऊंगा उतनी ही गति से ये क्या बनाएगा, बिजली बनाएगा। तो यहां पर गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है। अब देखिए विभवांतर और प्रतिरोध देखते हैं। विभवांतर क्या है और प्रतिरोध क्या है। विभवांतर जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एकांक आवेश यानी कि यूनिट चार्ज, एकांक आवेश मतलब होता है एक यूनिट चार्ज। हम बात करें एक यूनिट चार्ज, हम ये बात करें एक मतलब हम ये कह सकते हैं यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो कोई भी यूनिट है, हम यूनिट के चार्ज की बात करें। तो एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को हम चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक चालक है, ठीक। तो इसमें कह रहा है कोई भी यूनिट चार्ज है। अब यहां से जो करंट है, इस करंट को देखते हैं कितनी देर में एक सिरे से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे सिरे तक खर्च हो रहा है, ठीक।
प्रवाहित होने, तो यहाँ पर ये करंट जा रहा है, तो इसमें जो करंट जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें उसे कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक यूनिट जो चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, उसे एक सिरे से, इस सिरे से और दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में, यानी कि फ्लो करने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक, कितनी ऊर्जा का काम किया गया, सीधी बात हम समझिए, कितनी ऊर्जा खर्च हुई, उसे हम कहते हैं चालक का विभवांतर। तो एसआई में इसका मात्रा होता है वोल्ट, तो हम कह सकते हैं विभवांतर बराबर क्या है, व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य। तो यहां से यहां तक कितना किया गया कार्य, कितनी व्यय हुई ऊर्जा, यानी कि डब्ल्यू, और कितना हुआ प्रवाहित आवेश, ठीक। तो विभवांतर बराबर व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब देखिए, यदि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रही है, तो चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, मान लीजिए। तो हम कहते हैं विभवांतर बराबर 1 जूल ऊर्जा क्या हुई, इसकी स्पेंड, यानी कि खर्च हुई, बिल्कुल वर्ग टन, इतना 1 जूल कार्य किया गया, कितने में, 1 कूलम में, ठीक। तो हम यह कह सकते, तो इन दोनों के बीच में कितना आया, 1 वोल्ट, विभवांतर कितना आया, 1 वोल्ट, तो विभवांतर क्या हुआ यहाँ पर, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है कि कोई चीज चल रही है उसको रोकना एक तरह का। तो देखिए यहाँ पर जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, चालक का वह गुण जो उसके एक माध्यम से आवेश के प्रवाह को रोकता है। अब चालक का वो गुण, ये है मेरे पास चालक, ये है चालक, ये देखो बना हुआ है, ये है चालक, ठीक। अब इस चालक का, इसका चालक, चालक का मतलब कोई भी तांबे का तार हो सकता है, लोहे का तार हो सकता है, एल्युमिनियम का तार हो सकता है। तो इसका वह गुण, प्रॉपर्टी, उसके माध्यम से आवेश के प्रवाह को रोकता है। तो आवेश के प्रवाह मतलब चार्ज के, ये चार्ज बह रहा है तो इसके चार्ज के प्रवाह को वो रोकता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम आर अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक, आर अक्षर से। और इसका मतलब क्या होता है, ओम। अगर कोई विद्युत परपथ है तो उस विद्युत परपथ में हम इसका ये क्या है, संकेत, तो ये क्या है, इसका संकेत, प्रतिरोध का संकेत, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं प्रतिरोध का क्या है, संकेत। तो चालक का वह गुण जो उसके माध्यम से, उसके माध्यम यानी इसके माध्यम, उसके माध्यम से आवेश के प्रवाह को रोकता है, आवेश का जो प्रवाह हो रहा है उसको रोकेगा, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध आर उसके सिरों के बीच के विभवांतर बी तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो हम कहते हैं प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे आई। तो या हम ये भी कह सकते हैं बी बराबर आई आर, या आर आई, ठीक। तो आर हमारा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। तो विभवांतर की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक के सिरों पर अगर 1 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम, ठीक। तो मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, अगर वहां पर बात करते हैं 1 वोल्ट का, उसमें क्या है, विभवांतर, ठीक है, चालक के सिरों का क्या है, 1 वोल्ट विभवांतर, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, 1 एम्पियर। तब हम बात करते हैं इसका प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम। मिश्र धातु, पहले हम यहाँ पर समझते हैं एक बात को, मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु जिसे हम कहते हैं अलॉय मटेरियल। मिश्र धातु का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का एक ठोस पदार्थ होता है। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ये बात कर सकता हूँ
स्टील देखिए आपने, स्टील स्टील की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोहे के साथ में उसने कई चीज़ों का, धातु का मिश्रण होता है, उस मिश्रण से हम उसे क्या बना सकते हैं, स्टील। तो स्टील एक ऐसी चीज़ बनी है जिसके अंदर में काई नहीं लगती है। तो ये क्या होती है, मिश्र धातु में होती है, ठीक है। तो मिश्र धातु में हम कह सकते हैं यहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं का क्या है, एक ठोस विलयन, ठीक है। अब मिश्र धातु की खास बात क्या है, मिश्र धातु को अगर हम बात करते हैं तो मिश्र धातु को कुछ यांत्रिक और विद्युतीय, ठीक है, विद्युतीय गुण के लिए, ठीक है, विद्युतीय गुण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए पहली बात तो यह कि अगर मिश्र धातु की कोई चीज हमने बनाई है, मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए मैंने स्टील बना दी मिश्र धातु मिलकर के तो अगर मिश्र धातु की स्टील बना दी, या मान लीजिए मैंने पीतल बना दी, पीतल क्या है हमारे पास एक मिश्र धातु है, उसके अंदर तांबा और जस्ता ज्योति मिला करके मैंने मिश्र धातु बना दी। अब पीतल को देखेंगे तो पीतल का जो है का उसका जो गलनांक होता है थोड़ा उच्च ताप पर होगा, यानी कि तांबा जल्दी पिघल जाएगा, बट पीतल एकदम जल्दी नहीं पिघलेगा। तो मिश्र धातु की एक बात होती है कि मान लीजिए मैंने कोई दो धातुएं मिला दी, या मैंने तीन धातु मिला दी, इन तीन धातुओं को मिला करके मैंने एक धातु बना दी, एक, तो इसे कहूंगा मिश्र धातु। मिश्र का मतलब मिली हुई धातु है। अब इसको मैं गर्म करूंगा, तो इसको बहुत ज्यादा गर्म करूंगा तब जाकर के ये पिघलेगी। ये थोड़े थोड़े ही टेम्परेचर पर पिघल जाएंगे, लेकिन इनसे इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि ये 150 डिग्री पर पिघल रही है। तो इस मिश्र धातु को पिघलने के लिए कम से कम 250 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ये गुण होता है तो ये उच्च ताप पर की बात करूं तो बहुत ज्यादा उच्च ताप होगा तब जाकर कहीं पिघलेगा, अन्यथा हो जाएगा, अन्यथा कम ताप पर नहीं होगा। तो ये उच्च ताप पर नहीं पिघलता है, कितना भी उच्च ताप कर दो फिर भी पिघलने के इसके चांस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए मिश्र धातु से बनी वस्तुओं को हम ऊष्मीय उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब का तंतु, हम देखते हैं कि बल्ब है, बल्ब के अंदर जो तंतु लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, वो एक टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या है, मिश्र धातु है। अब बल्ब के अंदर लगा देते हैं तो वो मिश्र धातु एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से बिजली आती है तो वो पिघलता नहीं है। एक्स्ट्रा बिजली बहुत ज्यादा आ गई तो वो एकदम टूट जाएगा, बट वो एकदम पिघलेगा नहीं। अगर उसी की जगह मैं लोहे का लगा दूं या कुछ लगा दूं तो पिघल जाएगा। तो टंगस्टन क्या है, एक मिश्र धातु का बना हुआ है। उसी प्रकार से हीटर की बात करते हैं। हीटर का एलिमेंट, जिस पर मान लीजिए खाना बनाते हैं तो उसका हीटर का एलिमेंट देगा मैं कि जब हम खाना बनाएंगे तो हीटर का एलिमेंट क्या है, एकदम लाल हो जाता है। वो लाल रहेगा बट एकदम जल्दी से नहीं टूटेगा, वो लाल बना रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, वो क्या है, एक मिश्र धातु से बना हुआ है। उसी प्रकार से विद्युत प्रेस का एलिमेंट, बिजली, ये सारी चीज को हम अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के हम चीज, मिश्र धातु का मतलब होता है मिश्र धातु से कोई चीज हमने बना ली तो वो उच्च ताप, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगी तब कहीं जाके पिघलेगा, अन्यथा वो उच्च ताप पर भी एकदम पिघलता नहीं है। इसलिए अब हम उसका प्रयोग कहां करेंगे, अब एससीईआरटी की बुक्स में देखो तो विद्युत धारा के कुछ प्रभाव है, वहां पर देखते हैं। पहले ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब मान लीजिए कोई विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा किसी चालक में जैसे ही प्रवाहित होगी, ठीक, प्रवाह मतलब उसके अंदर में दौड़ेगी, तो उसके अंदर में जैसे ही दौड़ेगी तैसे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना होती है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास एक एलिमेंट है हीटर का, मैं जैसे यहाँ पर बिजली का तार इससे जोड़ दूंगा तैसे इसके अंदर में बिजली आएगी और आने के बाद क्या होगी, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा का मतलब ये एकदम तो लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा तो हम इसके पास बैठे तो हमें क्या हुई, गर्माहट लगेगी। तो ये ऊष्मा उत्पन्न करने की जो घटना होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा से, बिजली से क्या है, ऊष्मा उत्पन्न हुई है। जैसे कि हीटर में, अभी दिखाऊंगा मैं आपको सारा चित्र।
विद्युत धारा के इस प्रभाव का उपयोग निम्न निम्न उपकरण में करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विद्युत प्रेस, जैसे कि बल्ब, जैसे कि विद्युत हीटर, जैसे कि विद्युत केतली, जैसे कि बाल सुखाने के लिए ड्रायर आदि में। देखिए इसे देखिए गौर से, अब सब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अगर तुमने ध्यान से सुना है तो। देखिए पहली बात प्रेस की बात करता हूं तो प्रेस का जो एलिमेंट है, एलिमेंट हम उसे कहते हैं, इसके अंदर में एक धातु का बना हुआ एलिमेंट है। जैसे बिजली देंगे तैसे वो एलिमेंट क्या होगा, गर्म हो जाएगा, टूटेगा नहीं, गर्म होगा। अगर वो किसका बना है, मिश्र धातु का, अगर हम उसे डायरेक्ट एक ही धातु का बना देंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे ही लाइट मिलेगी वो टूट जाएगा, हल्का सा गर्म होगा तुरंत टूट जाएगा। बट ये गर्म तो होगा बट आसानी से टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर विद्युत की ऊर्जा को हमें ऊष्मा मतलब ऊष्मीय ऊर्जा में हमें उसे परिवर्तित करना है। तो यहां पर जितने भी सारे उपकरण, इन सारे उपकरणों के अंदर में जो एलिमेंट लगा है जो गर्म होगा, गर्म होकर के गर्मी फेंकेगा, वो सब किसका बना होता है, मिश्र धातु का। इसे देखिए यहां पर ये बना हुआ था, किसका बना हुआ है, मिश्र धातु। अब यहां पर अगर हम हीटर की बात करते हैं तो यहां पर भी क्या मिश्र धातु की चीज लगी होती है इसके अब ये देखिए हीटर के अंदर देखिए ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये वाली, ये किसकी बनी हुई है, मिश्र धातु की। मैं जैसे ही हीटर में बिजली दूंगा तैसे ये स्प्रिंग कैसी हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। अब ये गर्मी फेंकेगी और इसके ऊपर मैं कुछ भी भगोना रख दूंगा, दूध गर्म कर लूंगा, चाय बना लूंगा, आलू उबाल लूंगा, चावल बना लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा बन रही है, यानी कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जैसे कि टोस्टर देखा है, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर मैं जैसे ही लाइट दूंगा तैसे इसके अंदर लगे होंगे क्या है, धातु के बने हुए क्या लगे होंगे, एलिमेंट, वो गर्म होंगे। और मेरी टोस्ट वगैरह है या ब्रेड वगैरह है ये सारी चीज क्या सीख जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बाल सुखाने वाला ड्रायर होता है उसे यूज करते हैं, पानी गर्म करने की केतली है उसे भी कप है, ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं विद्युत बल्ब। अब देखो मैंने भाई बताया विद्युत बल्ब के बारे में। देखिए विद्युत बल्ब ये है, देखिए विद्युत बल्ब, इस विद्युत बल्ब के अंदर ये देखो लगा हुआ है फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट यानी कि तंतु, ये इसे हम कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो बल्ब में लगा हुआ टंगस्टन जिसे फिलामेंट कहते हैं वह मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है, जिसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक क्या है, बहुत उच्च। अब लाइट आएगी ये केवल गर्म होगा, हल्का सा गर्म होगा बट ये टूटेगा नहीं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, ठीक है। बल्ब से वायु निकाल करके उसमें नाइट्रोजन आर्गन गैस भर दी जाती है, ठीक है। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तंतु गर्म होकर के श्वेत तप्त हो जाता है। जब गर्म होगा तो श्वेत तप्त का मतलब एकदम लाल हो जाता है, ये देख रहा है, बिल्कुल लाल हो रहा है, ठीक, बिल्कुल, बट टूट नहीं रहा, लाल हो रहा है, ठीक, जिसके फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है ठीक है। चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव देखिए विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। देखिए जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए इस बात को थोड़ा समझिए, मान लीजिए कि ये है, देखिए बिजली का तार ये है बैटरी, ये है बिजली का तार। इस बिजली के तार के बराबर में मैंने रख दी यहाँ पर कंपास उत्तर दक्षिण में चलता है। इस कंपास को मैंने बड़ा करके तुम्हें यहाँ पर दिखाया है इमेज में। अब देखिए जैसे ही इस तार के अंदर में, ये मैंने इस तार के पास में रख दिया है कंपास, ऐसे करके जैसे ही इसमें विद्युत धारा जाएगी तैसे इस कंपास में क्या हुआ, डेफ्लेक्शन हुआ। डेफ्लेक्शन का मतलब होगा इसकी सुई घूमेगी, सुई घूमेगी। तो मान लीजिए कोई मेरे पास कंपास रखा है, इस कंपास के बराबर में यहाँ पर एक बिजली का तार निकाल दूं
और इस बिजली के तार में मैं यहाँ पर करंट प्रवाहित कर दूं। जैसे इसमें बिजली का तार जाएगा, मेरा मतलब जैसे इसके अंदर में करंट बहेगा, तैसे इस कंपास के अंदर में हमें देखने के लिए डिफ्लेक्शन मिलेगा, अर्थात इसकी सुई घूमेगी। जब सुई घूमेगी तो हम समझ जाएंगे कि तार के आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, या चुंबकीय क्षेत्र क्या बन जाता है। ठीक है, वही तो कहा है। देखो, जब किसी चालक का मतलब होता है तार, बिजली का तार। ठीक है, तो जब किसी बिजली के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक का मतलब बिजली के तार के तारों, इसमें देखो विद्युत करंट चला है, ये है मेरे पास बिजली करंट। अब इस करंट के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, जैसे करंट जोड़ेगा तैसे। ठीक है, और इसके बराबर में कंपास रख देंगे तो सुई घूमने लगेगी। ठीक है, इस घटना को विद्युत धारा का हम चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर की कार्य प्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। देखिए, अमीटर और वोल्टमीटर के काम यह है कि विद्युत धारा मतलब बिजली जैसे ही मेरी तार के अंदर में दौड़ेगी, तैसे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस तार के आसपास में चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे वोल्ट मीटर में अमीटर की जो सुई है क्या है, वो आसानी से इधर उधर डेफ्लेक्शन करती है। ठीक है, अब रासायनिक प्रवाह। रासायनिक प्रवाह का कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय, मान लीजिए कोई विलयन है, मान लीजिए मैंने या तो नमक का घोल ले लूं या कोई अम्ल का घोल ले लूं, किसी अम्ल का घोल ले लूं या किसी क्षार का घोल ले लूं, या आप किसी क्षार का घोल ले लो। ठीक है, क्षार का घोल का जलीय विलयन। ठीक है, आदि में विद्युत धारा, मान लीजिए मैंने नमक का घोल ले रखा है और यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसमें बिजली दे रहा हूँ, इसमें क्या करूँगा मैं, विद्युत धारा प्रवाहित। ठीक, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते। विघटित का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास नमक का घोल है, नमक में होता है NaCl। ठीक, तो सोडियम मेरे यहाँ पर आ जाएगा धनात्मक में, और क्लोरीन मुझे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हमें सोडियम मिलेगा। तो ये चीज पहले इकट्ठी थी, अब वो विघटित हो गई, अर्थात टूट गई। अब ऐसे समझ लीजिए, टूट गई और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है, और यहाँ पर ये टूट जाती है। ठीक है, तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा। ठीक, टूट जाती है। इस घटना को विद्युत धारा का हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो नमक का घोल क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने उसके अंदर जैसे बिजली दी, तैसे उसने क्या किया, NaCl को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, क्षार का ले लो या किसी एसिटिक अम्ल का ले लो। ठीक, या किसी अम्ल का ले लो, मान लीजिए आपने एसिटिक अम्ल का ले लिया, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे तोड़ देगी। ठीक है, ऐसे करके इसे अलग अलग तोड़ देती है। तो यहाँ पर भी देखिए फायदा है, रासायनिक प्रभाव का उपयोग। रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जैसे कि विद्युत लेपन में या धातु के निष्कर्षण में तथा शोधन में। या तो धातुओं को किसी से निकालना है मुझे, वहां पर हम इस प्रक्रिया को यूज कर सकते हैं। उसका शोधन करना है तो हम यूज कर सकते हैं, या हम किसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब माना लोहे धातु की कोई चीज है, हमें मालूम है कि लोहा बहुत जल्दी जंग लग जाती है और वो खराब हो जाता है, तो मैं उसे बचाने के लिए कुछ दिनों के उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक चमकदार होती है मतलब उसके ऊपर एक विद्युत लेप चढ़ा देंगे लोहे के ऊपर, जिसकी वजह से लोहा क्या है, कुछ दिनों तक खराब नहीं होगा। ठीक, तो हम देखिए इस प्रकार से हम इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम डाल देंगे, डालने के बाद इस कलर को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर, जैसे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, जैसे तांबे जैसा कलर चलाना, जैसे अलोवेरा के पहिया पर ये चमकदार, इसकी कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। अब हम बात करते हैं विद्युत परपथ की। विद्युत परपथ जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट उसे कहते हैं एक पूरा बना हुआ चक्र होता है, पूरा एक तरह का। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास बैटरी के तार,
ये है हमारे पास बैटरी के तार, और ये है मेरे पास बल्ब, और ये है स्विच, ठीक है, और ये है मेरे पास तार इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी को थोड़ा हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, विद्युत धारा के प्रवाहित होने की मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। अब विद्युत धारा के प्रवाहित मार्ग को, तो विद्युत धारा का प्रवाहित मार्ग ये है, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ, ठीक है। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। एक क्या है, बंद एवं खुला संयोजन। या तो इसे बंद कर सकते हैं यहाँ से ऐसे कर क्लोज, या हम ओपन कर सकते हैं, बंद और खुला संयोजन, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक क्या है, बंद संयोजन होता है, ठीक है। इस प्रकार का ये कुछ संकेत दे रखे हैं, सिंबल, जो हमारे SCERT की किताब है उसके अंदर दे रखा है। तो जैसे माने विद्युत सेल, विद्युत सेल को देखिए हम इस प्रकार से ऐसे करके एक बड़ा एक छोटा ऐसे करके हम बना सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए 1 2 3 सेल में जुड़ती है। एक सेल को हमें दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक सेल ये प्लस होता है, ये माइनस, ठीक है। और बैटरी को दिखाना है तो बैटरी में बहुत सारे सेल होते हैं, तो हम ऐसे बैटरी में दिखा सकते हैं। प्रतिरोध को हम देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया ना अभी, ऐसे करके ये प्रतिरोध को दिखाते हैं। बल्ब को देखिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए ऐसे करके गया था और ऐसे जाने के बाद ऐसे कर देते, ये बन गया मेरे पास बल्ब, इस बल्ब का प्रतीक है। कुंजी, कुंजी को देखिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है, या हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। अमीटर, अमीटर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसे हम प्रतिरोध को दिखाते हैं, और धारा नियंत्रक को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसे कर लिया, ऐसे कर दिया धारा नियंत्रक। विद्युत चालक, विद्युत चालक जैसे मान लीजिए तांबा विद्युत का चालक होता है, एल्युमिनियम विद्युत का चालक होता है, चांदी विद्युत की चालक है। विद्युत की चालक मतलब इसमें करंट बहुत तेज दौड़ेगा, मूव करेगा। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में होता है पारा। यहाँ पर हमें बिजली का करंट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि विद्युत तेजी से गति करती है, ठीक है। और विद्युत रोधी, रोधी का मतलब तो रोकना, जिसमें विद्युत आगे नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। जैसे रबड़, रबड़ में कभी करंट बहता है नहीं। प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का पेन मैं अभी बिजली वाले में लगा दूं, मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटर है। तो ये क्या है, इंसुलेटर। जैसे सूखा कपड़ा, ठीक, जैसे सूखी लकड़ी एवं कांच, यहाँ पर हम कह सकते हैं हमें करंट नहीं लगेगा। फ्यूज, अगर हम फ्यूज की बात करें, फ्यूज क्या है, तो फ्यूज को देखो हमने इसे देखा, ये होता है फ्यूज, ठीक। यहाँ पर एक पतला सा हम एक अलॉय का तार लगा देते हैं, ठीक। तो देखिए, चीनी मिट्टी से बने उपकरण में कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मिश्र धातु का तार हम ऐसे लगाएंगे जिसका गलनांक कम हो, मिश्र धातु लगाएंगे जिसका गलनांक क्या हो, कम। अब मुझे यहाँ पर ऐसा मिश्र धातु यूज करना है जो जैसे ही लाइट आएगी तो हल्का सा उसके ऊपर जैसे इफेक्ट पड़ेगा वो तुरंत वहां से टूट जाए, कम गलनांक वाला। लेकिन वहां पर किसी उपकरण को चलाने के लिए जैसे हीटर है या बल्ब है, वहां पर उच्च गलनांक वाला लगाते हैं, और फ्यूज के अंदर लगाएंगे हम कम गलनांक वाला। कम गलनांक का मतलब होता है जैसे ही मान लीजिए कि 50 डिग्री जैसे ही तार पे करंट आया या हल्के से करंट में क्या वो तुरंत टूट गया, कम गलनांक, ठीक है। जो अधिक विद्युत आने पर गर्म होकर टूट जाता है, जैसे ही वो बिजली तेज आएगी और थोड़ा सा उस पर लोड पड़ेगा घर का और वो गर्म हो जाएगा और तुरंत टूट जाएगा। अगर उच्च गलनांक वाला लगा देंगे तो भैया वो आगे टूटेगा नहीं, जिससे मेरे घर के सारे उपकरण खराब हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगाना है जो आसानी से टूट जाए। इस उपकरण को हम फ्यूज कहते हैं।
जिसे किसी विद्युत परपथ में मेंस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि ये है बिजली के तार और ये बिजली के तार आ रहे हैं, ये है प्लस वाला तार जिसे कहते हैं मेंस वाला, और ये आ रहा है नेगेटिव, ठीक, इसे कहते हैं काला या न्यूट्रल, तो ये होता है लाल। तो ये घर के अंदर में जैसे हम बिजली लेके जाएंगे तो मैं इससे यहाँ पर फ्यूज लगा दूंगा, इस जगह पर यहाँ से बिजली जाएगी, ठीक है। अब जैसे बिजली ज़्यादा आएगी तैसे यहाँ पर ये टूट जाएगा, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो जैसे यहाँ से टूटे जाएगा पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी, और मेरे घर में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, और भी बहुत सारे उपकरण है, इंडक्शन चूल्हा है, सब बच जाएंगे खराब होने से, क्योंकि जैसे बिजली अधिक आ रही है तैसे ही वो तुरंत क्या टूट रहा है। अब विद्युत से संबंधित और भी बहुत सारी सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए। पहली बात, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। मान लीजिए कोई खुला तार, जैसे ये है तार, ये खुला तार है, ठीक दिखाई दे रहा है, इससे तार के ऊपर प्लास्टिक या रबड़ नहीं चढ़ी है, इसे नहीं छूना चाहिए। अगर छुएंगे तो हमें क्या लग जाएगा, करंट। दूसरी बात, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। कोई भी स्विच है तो हमारे हाथ गीले या हम नहा रहे हैं तो हमें उस चीज को नहीं छूना चाहिए। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाली संयोजक तार लगाएं। घरों के अंदर हमें ऐसे बिजली के तार लगाने चाहिए जो किसी अच्छी कंपनी की हो, उसके ऊपर जो रबड़िंग हो रही है वो अच्छी रबड़िंग हो, उसके अंदर जो वायर है वो अच्छे तांबे का हो, यानी कि तांबा उसके अंदर में अच्छा हो, उसके ऊपर रबड़ अच्छी चढ़ी हुई हो। दूसरी बात, देखिए घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी से अवश्य किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो स्विच होते हैं तो कभी कभी हमने देखा 3 पिन का स्विच होता है, तो एक पिन जो तीसरी वाली है इसे हम जमीन के अर्थ के साथ रख देंगे, इसे कहा गया अर्थ के साथ, और इधर देखिए प्लस वाला तार जुड़ा हुआ है मेरा, और इधर जुड़ा हुआ मेरा माइनस वाला तार, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्रकार से लाइट इसमें तीनों तार के प्लग को लगा करके किसी मान लीजिए वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सारा का सारा करंट मेरा जमीन के अंदर में चला जाएगा। तो ये देखो अर्थ वाला तार है, ये हमने स्विच में लगा रखा है, और ये न्यूट्रल तार के साथ में अटैच करवा रखे हैं हम यहाँ से, और ये मेंस तार है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमें अर्थिंग वाला तार अवश्य लगवाना चाहिए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। बिजली का अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो जहाँ तक संभव है तहाँ तक हम अगर रबड़ के कोई दस्ताने, अगर हम उन दस्ताने को पहन लेंगे तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें करंट लगने की संभावना कम हो जाएगी। अब दूसरी बात देखिए, बात करते हैं अमीटर की। अमीटर क्या है? देखिए, किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। अमीटर मतलब एक से हम कह सकते हैं एम्पियर वाला मीटर जो हमें बताता है कि कितना लोड चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, ठीक है। इसे किसी विद्युत परपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि हमारे घर की ये पूरे घर की सप्लाई की लाइट जा रही है तो इसे हम यहाँ पर इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो इसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, और इसे ए अक्षर से लिखा जाता है, ठीक है, और इसका संकेत ये है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर हम आदर्श अमीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध हमें 0 दिखने के लिए मिलता है। बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर की बात करें तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे विद्युत परपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिसे V अक्षर से प्रदर्शित। मान लीजिए कि ये हमारे घर में बिजली का तार जा रहा है प्लस वाला, और ये बिजली का तार जा रहा है माइनस वाला, तो मैं एक तार प्लस वाला इससे जोड़ दूंगा और माइनस वाला तार इससे जोड़ दूंगा, ठीक। तो इसे हम कहते हैं समानांतर क्रम। समानांतर क्रम, तो हम इसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, जिसे हम इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है।
अगर कोई एक अच्छा खासा वोल्ट मीटर है, आदर्श एक सही वोल्ट मीटर है, तो उसका प्रतिरोध हमें देखने के लिए अनंत मिलेगा। अब हम कुछ हमारा अध्याय यहाँ पर समापन होता है और कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सारे के सारे हमने हल कर दिए। जैसे अमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? विद्युत धारा। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल। शुष्क सेल को नहीं, डैनियल सेल को नहीं, उल्टिया सेल को नहीं, ये सब क्या है? प्राथमिक सेल है। और ये क्या है हमारे पास? द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल वो होते हैं जिसे हम आसानी से चार्ज कर सकते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस प्रकार से देखो, मैंने तुम्हें बताया इस प्रकार से ये प्रतीक किसका है? ये प्रतीक होता है प्रतिरोध का। मान लीजिए मैं कोई सर्किट बनाऊंगा, उस सर्किट के अंदर में अगर मैंने ऐसे करके लिख दिया तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? मेरा प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या है? ये प्रतीक। अब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अब I बराबर क्यू अपॉन टी नहीं होता है। I बराबर क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई टी, I बराबर क्यू अपॉन टी, ये सही होता है। क्योंकि हम कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर क्या है? विद्युत धारा बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे समय। ठीक, तो हमें कह सकते हैं Q अपॉन टी सही सूत्र। ये है नहीं, ये है नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को शुष्क सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सही है। लकड़ी विद्युत रोधी होती है। लकड़ी का मतलब यहाँ पर लकड़ी की बात कर रखी है, बट हम यहाँ पर सूखी लकड़ी कहें तो हमारे लिए प्रश्न थोड़ा ज़्यादा सही हो जाए। क्योंकि अगर हम गीली लकड़ी की बात करें तो गीली लकड़ी को अगर हम पकड़ेंगे तो हमें करंट लग जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गीली लकड़ी वो होती है जिसके अंदर पानी होता है, और मैं जैसे गीली लकड़ी को बिजली के तार से छुआऊंगा तो मुझे करंट लगने की संभावना कुछ न कुछ बनी रहेगी। तो सही जवाब ये है कि अगर सूखी लकड़ी की बात करते हैं तो वो विद्युत रोधी होती है। यानी कि सूखी लकड़ी वो होती है जिसके अंदर में करंट नहीं बहता है। सही बात है, सूखी लकड़ी। ठीक है। अब देखिए आगे, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। देखिए, वोल्ट मीटर को परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल नहीं, वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये गलत है। ठीक है। विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रवाह पर काम करता है। नहीं, विद्युत बल्ब कभी नहीं काम करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर केवल अमीटर और वोल्टमीटर काम करते हैं, ये नहीं करता। ठीक है। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है भाई, तांबा ऐसी चीज है। घर के अंदर जितनी भी तार होती है वायरिंग, सब तांबे की तो तार होते हैं, क्योंकि उसमें विद्युत के क्या है? चालक के पूरे गुण होते हैं। ठीक है। विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। नहीं, विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से नहीं किया जाता है। विद्युत धारा का मापन अगर हमें करना है तो अमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? मिलान। मिलान कीजिए। देखिए, अमीटर को किसके साथ में जोड़ते हैं? अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है शुष्क सेल। शुष्क सेल को मतलब प्राथमिक सेल है, और प्राथमिक सेल को हम कभी दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से नापते हैं विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या है? दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, तो वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, और मैन से प्राप्त धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। अब निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल।
देखिए, इनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है प्राथमिक सेल का, द्वितीयक सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात यहाँ पर हम इसे चार्ज नहीं कर सकते, जबकि इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। इसका उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में करते हैं, जबकि इसका उपयोग हम कार में कर सकते हैं, ट्रक में कर सकते हैं, इन्वर्टर में कर सकते हैं आदि में। तो बड़ी बड़ी बैटरियां हैं, इसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं, इस आसानी से चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात, अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? अमीटर की बात करते हैं और हम वोल्ट मीटर। तो देखिए, अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है, जबकि वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच हम केवल विभवांतर नापा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और देखिए, वोल्ट मीटर को चालक तार के समानांतर क्रम में जोड़ा। तो इसे हम पैरेलल सीरीज में जोड़ते हैं और इसे हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 है, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत है, ठीक है। इसका मात्रक हमारा अमीटर का मात्रक एम्पियर है, जबकि वोल्ट मीटर का मात्रक वोल्ट है। इसे हम ए अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि हम वोल्ट मीटर में उसे हम बी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, जूल, ओम। तो कूलाम आवेश का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का है, वोल्ट विभवांतर का है, जूल व्यय ऊर्जा यानी किया गया कार्य है, ठीक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। चुंबकीय प्रभाव पर कौन सा काम करता है? अमीटर और वोल्ट मीटर। ऊष्मीय प्रभाव पर बल्ब करता है और हीटर करता है। रासायनिक प्रभाव पर विद्युत लेपन, ठीक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 घरेलू उपकरणों का नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं? तो देखिए, विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि, इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े को प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहा जाता है। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। दूसरी बात, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार ही लगाएं। ऐसे तार लगाएं जिसके ऊपर अच्छी खासी प्लास्टिक चढ़ी या रबड़ चढ़ी, ठीक है। घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध अर्थिंग से अवश्य किया जाना चाहिए। इसका मतलब जब भी कभी हम घर में लाइट फिटिंग करवा रहे हैं तो हमें एक हरा वाला जो तार होता है जिसे हम अर्थिंग तार कहते हैं, उस अर्थिंग तार का संबंध हमें उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हमें उसके साथ अवश्य करा देना चाहिए। जिससे ऐसा होता है कभी कभी हमारे बड़े बड़े आइटम जैसे एसी है, फ्रिज है और भी बहुत सारे इसमें करंट आ जाता है, तो करंट हमें लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमें अर्थिंग का बहुत प्रयोग करना चाहिए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। देखिए, बिजली का अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और अगर हम उस समय पर रबड़ के दस्ताने पहन लेंगे तो हम ये कह सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। एक चालक तार का प्रतिरोध का मतलब होता है आर, ठीक है, 3 ओम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच में विभवांतर का मतलब V 1.5 है, ठीक। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध, ठीक है। तो विभवांतर कितना है हमारा 1.5, ठीक, और प्रतिरोध कितना है हमारे पास 3। तो कुल मिला के विद्युत धारा कितनी लेकर के आई हमारे पास 5 एम्पियर। विद्युत धारा कितनी निकल के आई हमारे पास 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है। एक चालक में 40 कूलम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। अब 40 कूलम यानी कि आवेश कितना है 40, तो विद्युत आवेश कितना दे रखा क्यों 40, ठीक है। और समय कितना दे रखा, समय है 8 सेकंड, ठीक है। तो प्रवाहित विद्युत धारा का तो चालक में प्रवाहित धारा बराबर होती है चालक में प्रवाहित आवेश बटे समय। तो आवेश है हमारे पास 40 और समय हमारे पास 8 सेकंड का, तो इसका कुल निकल के आया हमारा कितना, धारा 5 एम्पियर। धारा कितनी निकल गई हमारे पास 5 एम्पियर का, ठीक है। हमारे पाठ का यहाँ पर समापन होता है। यहाँ पर हमारे पाठ का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, समापन होता है, ठीक है। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय सारे बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय बाय।